गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एजाज अहमद। आज के इस वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम, उसके बेसिक कंसेप्ट तथा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि पहले बायनोमियल थ्योरम क्या होता है और इसकी हमें नीड्स क्यों पड़ी। तो बायनोमियल थ्योरम इज यूज टू एक्सपेंड आउट ऑफ ब्रैकेट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी टू द पावर n, यानी a प्लस बी के पावर n को एक्सटेंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे हम पहले ये समझे बाई मीन्स दो, यानी जिसमें दो टर्म हो और इसके पावर को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो इसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ी। जैसे a प्लस बी का पावर अगर 0 है तो इसको हम लिख देते हैं कि 1। a प्लस बी का पावर 1 है तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी। a प्लस बी का पावर 2 है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो अगला टर्म क्या होगा, इसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ी। अगर a प्लस बी का पावर 3 देखें तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से एक हम पैटर्न क्या पकड़ते हैं कि देखिए यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि अगर पावर 0 था तो एक ही टर्म मिला। पावर 1 है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या जो है 2 मिली। पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले, 3 मिले। वैसे ही पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले, 1 2 3 और 4 मिले। यानी अगर हम देखें कि अगर a प्लस बी का पावर अगर n रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे कितने आएंगे, तो यहाँ से a प्लस बी के पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वह हो जाएगा इससे एक ज़्यादा मिल रहा है। 3 था तो 4 टर्म मिला, 2 था तो 3 मिला, यानी n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलेगा, n प्लस 1। यानी यहाँ से हमें ये एक पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। लेकिन हम इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम आइए देखते हैं कुछ पास्कल ट्रायंगल को। पास्कल ट्रायंगल जो है इसके कोफिशिएंट से लेकर के ब्लेज पास्कल ने एक ट्रायंगल का निर्माण किया। जैसे a का पावर 0 है तो इसके कोफिशिएंट 1 है, a प्लस बी का पावर 1 है तो a का भी कोफिशिएंट, यहाँ देखिए a का भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है और b का भी कोफिशिएंट 1 है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और ab का कोफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी इन सबों के कोफिशिएंट से उन्होंने एक पास्कल ट्रायंगल का निर्माण किया। और इसका यूज जो है हम बायनोमियल एक्सपेंशन को निकालने के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले पास्कल ट्रायंगल को समझते हैं। तो पास्कल साहब ने एक ट्रायंगल बनाया, किससे, इन सब के कोफिशिएंट से। तो a प्लस बी का पावर 0 था तो उसका कोफिशिएंट 1 था तो ये 1 हो गया। दूसरा क्या कि a का भी कोफिशिएंट 1 था और b का भी कोफिशिएंट 1 था तो ये 1 1 बना दिए। फिर 1 और 2 फिर 1। a प्लस बी में वैसे ही 1 और इसका कोफिशिएंट 3 था और ये था 3 फिर 2 फिर 1। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न देखने को मिला कि इन दोनों को ऐड करने से हमें एक ट्रायंगल मिल गया और इसका वैल्यू 1 प्लस 1 2 मिल रहा है। इसको हम ऐड करें तो इसका वैल्यू 3 मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको सही से ढंग से ट्रायंगल बना के लिख देते हैं। तो यहाँ 3 मिला और यहाँ एक फिर से 1 हो गया।
तो a प्लस बी के, अब यहाँ से वैसे ही अगर हमें a प्लस बी में हम कहें कि अगर हमें a प्लस बी का पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है तो क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, तो 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगला जो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 + 1 यानी 4 आएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये 6 मिल जाएगा, फिर से ऐड होगा तो फिर से ये 4 मिलेगा और यहाँ से ये 1 मिलेगा। तो पास्कल साहब ने इस ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि फर्स्ट में जो है 1 1 मिलेगा और लास्ट में भी 1 1 मिलेगा और दोनों को ऐड करने से हमें पिछला टर्म मिलेगा। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बराबर होगा, सेकंड फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म बराबर होगा। जैसे सेकंड फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दोनों बराबर हैं, तो इस कोफिशिएंट से यानी हम इसके बता सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट इस तरह के होंगे। अगर वैसे ही a प्लस बी के पावर 5 को देखें तो इसका कोफिशिएंट, अगला कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, तो इधर 1 मिलेगा ही। अगला क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ से इसका और इसको ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, फिर इसको ऐड करेंगे तो अगला कोफिशिएंट मिलेगा 10, फिर वैसे ही इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा 5 और फिर से ये 1 रहेगा ही रहेगा। तो यानी ये 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट में 1 का पैटर्न बनेगा और बीच वाला जो कोफिशिएंट मिलेगा वो पहले दोनों कोफिशिएंट को ऐड करने से बीच वाला मिल रहा है, यानी ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसलिए हम इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि इसको पास्कल साहब ने जनरेट किया था। तो ये एक यहाँ से हम एक अच्छा कंसेप्ट ये निकालते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म बराबर होता है, तथा यहाँ से ये हमें एक 1 मिला था, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होता है सेकेंड लास्ट एंड सेकेंड फर्स्ट, जिसे सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट बराबर है, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट से थर्ड और लास्ट से भी थर्ड टर्म बराबर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पास्कल साहब ने इस ट्रायंगल को का निर्माण किया। अब इस हम 1 को ये भी लिख सकते हैं कि 0C0 नहीं, सॉरी 0C0 नहीं, NC0। फिर इसको हम लिख सकते हैं NC0 या 1C1, और इसको लिख सकते हैं 1C1 का मान 1 होता है। आप यहाँ से देखिए, इसको हम लिख दिए 0C0 और ये 1C1, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1C1। फिर वैसे ही 2C0 इसको लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, वैसे ही 2C1, और ये हो सकता है 2C2, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ इसके लिए चलें तो 3C0, फिर 3C1, फिर इस 3 के लिए हमें मिल जाएगा 3C2, फिर ये हो जाएगा हमें इस 1 के लिए मिल जाएगा 3C1, 3C3, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। वैसे ही इसके लिए भी चलेंगे तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। तो इस तरह से हम आगे इसके कोफिशिएंट को देख सकते हैं। आइए यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन क्या निकालते हैं। आइए देखिए, यहाँ से हम एक पैटर्न नज़र आता है कि अगर यहाँ से 1 है, इसका मतलब कि यहाँ इसका पावर जो है a का पावर n है और यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर 0 हो गया होगा, यहाँ b के पावर 0 रहा होगा, समझे। तो इसको हम यानी b का पावर 0 1 हो गया तो a प्लस b, और यहाँ a का पावर 0, यानी a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ a का पावर 2 था तो यहाँ a का पावर 1 हुआ, यहाँ a का पावर 0 रहा होगा। यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ b का पावर 1 यानी b है, तो यहाँ b का पावर 0 रहा होगा।
तो यहाँ से वैसे ही यहाँ भी b का पावर 0 रहा, फिर b का पावर 1, b का पावर 2 यानी b का पावर 3, a का पावर 3 यानी b का पावर इंक्रीज कर रहा है, जबकि a का पावर डिक्रीज कर रहा है। a का पावर 3, a का पावर 2, a और यहाँ a का पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं a का पावर, देखिए जो पावर है वही पावर चल रहा है, 2 था तो 2 था, 3 था तो 3 था a का पावर। तो a का पावर a प्लस b के एक्सपेंशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस b के पावर n को a का पावर n, थोड़ा सा हम जगह लेके लिखते हैं ताकि इसके कोफिशिएंट को भी लिखना है, तो a का पावर n लिख दिए। अच्छा, अगर a का पावर n लिखे हैं तो b का पावर क्या होगा, तो b का पावर फर्स्ट टर्म में 0 रहा है, यानी b का पावर 0 होगा। और यहाँ से और हमें क्या नज़र आ रहा है, और हमें ये नज़र आएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या था। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखे थे पास्कल ट्रायंगल में कि हमारा ये NC 0 था, NC 0 था, प्लस अगला टर्म कैसे लिखेंगे, तो पहला जो टर्म था वह था NC1, इसकी अगला कोफिशिएंट था, और a का पावर घट रहा है यानी a का पावर n-1 हो जाएगा, और b का पावर बढ़ रहा है यानी b का पावर 1 हो जाएगा, प्लस वैसे ही अगला कोफिशिएंट जो था हमारा NC2 था, और a का पावर n-2 हो जाएगा और b का पावर 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो प्लस हमें मिल जाएगा NCN, a का पावर n, a का पावर घट रहा है तो देखिए a का पावर n, n-1, n-2, n-3 सो ऑन, तो a का पावर 0 हो जाएगा, और b का पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, n तक, यानी b का पावर n हो जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इसका एक्सपेंशन, यानी a प्लस b के पावर के अगर a प्लस बी का पावर n है तो इस तरह से एक्सपेंशन होगा। यहाँ से एक कंसेप्ट हमें एक चीज़ और मिला कि a का पावर n और b का पावर n, यानी यहाँ से हम देखें कि जो भी पावर है इसको ऐड करने पे वह हर एक टर्म में n के इक्वल आना चाहिए। a के पावर और b के पावर को हमेशा ऐड करने पे क्या मिलेगा, अगला टर्म n आना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए 2n-2 और +2 ऐड करेंगे तो n के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, यहाँ भी n का पावर 0 + 0, n का a का पावर 0 + n, यानी a और b के पावर को ऐड करने पे हमेशा n के इक्वल आता है। तो ये भी यहाँ से हम कंसेप्ट निकालें। तो ये चीज़ देखें हम कि अगर a का पावर अगर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक अधिक होंगे, यानी उसी तरह से यहाँ a का पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, एक अधिक होंगे। तो यहाँ से हमें ये निकाले कि हियर कंसेप्ट क्या निकला कि हियर NC0, NC1, NC2, NC2, so on, NCN are called binomial coefficient, are called binomial coefficient. And are called binomial coefficients, and NCR को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो NCR इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम फॉर r इज लाइज बिटवीन 0 to n, यानी r का वैल्यू जो है वह 0 से और n के बीच में ही होगा। तो इस बात को भी आप
याद रखेंगे कि जहाँ NC0, NC1 और NC2, NCN सो ऑन, ये सब क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ से इसके अगर हम जनरल टर्म को लिखना चाहें तो इसके जनरल टर्म को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से चूंकि ये हमें फर्स्ट टर्म मिला, फिर ये सेकेंड टर्म मिला, ये थर्ड टर्म मिला, ये फोर्थ टर्म मिला, तो यानी जितना पावर रहेगा उसके हमें एक अधिक पावर टर्म मिलेगा। यानी कि अगर हमें TR+1 टर्म निकालना है, थोड़ा सा यहाँ से इसको हम दिखाते हैं कि देखिए अगर हमें इसके जनरल टर्म को देखें तो जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म जो होता है वह हो जाएगा TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। अच्छा, A टू द पावर यानी पहले टर्म का पावर N-R इंटू B टू द पावर R यानी B का पावर R। तो इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। ये हमारा जनरल टर्म है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A टू द पावर N-R एंड B टू द पावर R। ये हमारा जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको हम अगर समेशन में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन R इज इक्वल टू 0 टू n TR+1 इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल टू 0 टू n NCR A टू द पावर N-R B टू द पावर R। यानी इस फॉर्म में हम समेशन में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा समेशन का फॉर्म हो गया, इसको हम समेशन में इंक्लूड कर देंगे। अब बात आती है कि अगर कोई दो टर्म है जिसमें उसका पावर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे देखेंगे। ये अगर a माइनस बी का पावर n का अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का पावर n लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तब तो हम जानते हैं कि NC0 a का पावर n, अब b का काम माइनस b कर रहा है यानी माइनस b का पावर 0 हो जाएगा, माइनस b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n-1 और माइनस b, चूंकि b का काम माइनस b कर रहा है तो इसका पावर हो जाएगा 1 प्लस, वैसे ही आगे बढ़ें तो NC2 a का पावर हो जाएगा n-2 और माइनस b का पावर 2 प्लस NC3 a का पावर n-3 माइनस b का पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस ये हो जाएगा NCN a का पावर 0 और माइनस b का पावर n। यानी हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जहाँ जहाँ पावर ऑड नंबर है वहाँ हमें निगेटिव साइन मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा NC0, इसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 यानी a का पावर n हो जाएगा। NC1, अब यहाँ b का पावर -1 है यानी माइनस b हो जाएगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a का पावर n-1 NC1 a का पावर n-1 b प्लस अगला टर्म मिल जाएगा। अगला टर्म चूंकि पावर इवन है तो इसको माइनस का इवन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी अगला टर्म हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी NC2 a का पावर n-2 और b का स्क्वायर। अब देखिए अगला टर्म हमें चूंकि यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा तो माइनस a का NC3 a का पावर n-3
और b का पावर हो जाएगा 3 प्लस 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि हमें क्या मिल रहा है, एक अल्टरनेट साइन मिल रहा है। यहाँ से हमें साइन इसका क्या मिल जाएगा, साइन जो मिलेगा, साइन क्या मिलेगा, अल्टरनेट साइन मिलेगा। अल्टरनेट साइन हो जाएगा, प्लस माइनस सोन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हमें निकालना हो x प्लस 4 का पावर x प्लस वाई का पावर 4, x प्लस वाई का पावर 4, इसका एक्सपेंशन निकालना है तो क्या होगा। तो इसके एक्सपेंशन के लिए हम लिख सकते हैं इसको nc0 होता है, n का वैल्यू यहाँ 4 है यानी 4c0, a का पावर n यानी x का पावर 4 एंड b का पावर 0 यानी y का पावर 0 मीन्स 1 रह जाएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, प्लस 4c1 और a का पावर n-1 यानी x का पावर हो जाएगा n-1 यानी 4-1 यानी कि 3, और b का पावर 1 यानी y का पावर 1 यानी कि y, प्लस वैसे ही क्या मिलेगा 4c2 a का पावर n-2 यानी 4-2 यानी कि 2, x का पावर 2, और y का पावर हो जाएगा 2, b का पावर 2 होता है तो y का पावर 2, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, अगला टर्म 4c3 आएगा, 4c3 आएगा, तो a का पावर n-3 यानी 4-3 यानी x का पावर 4-3 यानी x का पावर 1 यानी कि x, और अगला टर्म b क्यूब होगा यानी y का क्यूब हो जाएगा। फिर वैसे ही अगला टर्म 4c4 मिलेगा और x का पावर 0 हो जाएगा और y का पावर 4 यानी x का पावर 0 होने से x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का पावर 0 का वैल्यू 1 और y का पावर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर माइनस होगा तो सिंपली यहाँ x, जैसे हमें मान लीजिए इसको निकालना है तो x प्लस x माइनस वाई का पावर 4 का निकालना है, x माइनस वाई का पावर 4 का एक्सपेंशन निकालना है कि क्या होगा। तो इसके लिए भी हम सेम रूल यूज करेंगे बाइनोमियल एक्स थ्योरम का, जिसमें x और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई और इसका पावर लिख देंगे 4, और इसको हम a मान लेंगे इस टर्म को और इस टर्म को b मान लेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम पे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला, तो ऑब्जर्वेशन को अब थोड़ा देखते हैं। यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ये निकाले कि नंबर ऑफ टर्म यानी a प्लस बी के पावर n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी अगर जितना पावर रहेगा उससे एक अधिक टर्म मिलेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या हो जाएगी n+1। दूसरा क्या हमने निकाला कि इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, सेकेंड रिजल्ट क्या निकाले कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होगा वह क्या मिलेगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0 nc1 nc2 डॉट ncn के फॉर्म में होगा। तीसरा हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाले कि a का मान जो है वह डिक्रीज होता है फ्रॉम n टू 0, यानी a का मान हम जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो देख रहे थे आप कि a का मान घट रहा था और b का मान, b का वैल्यू जो है वह b का मान यानी b का वैल्यू इंक्रीज करता है और a का मान डिक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू n, यानी ये इंक्रीज करेगा 0 से n की तरफ और a का मान
n से 0 की तरफ डिक्रीज करेगा। साइन का मतलब, एक का मतलब ये साइन है डिक्रीज का और ये साइन है इंक्रीज का। तो यहाँ से हम ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाले। अगला ऑब्जर्वेशन क्या निकाले कि इन ईच टर्म यानी प्रत्येक टर्म में हम ये देखें कि उसका सम ऑफ इंडिसेज, इन ईच टर्म सम ऑफ इंडिसेज of A and B is n। यानी प्रत्येक टर्म में जब हम a प्लस बी के पावर n को देख रहे थे तो प्रत्येक टर्म में इसके इंडिसेज को ऐड करने पे n के इक्वल मिलता है। और a जो है डिक्रीज करता है फ्रॉम n टू 0 तथा b जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू n। पांचवें रिजल्ट को देखते हैं कि NCR का वैल्यू जो है वह इक्वल होता है NCR n माइनस आर के। NCR का वैल्यू जो है इक्वल होता है NC n माइनस आर के तथा NC0 का वैल्यू इक्वल होता है NCN के। इसको हम पास्कल ट्रायंगल में देखे थे कि NC0 और NC1 का मान एक हो रहा था। जैसे 1C0 और 1C1 का वैल्यू 1 होता है। फिर वैसे ही NC1 इक्वल होगा NCN माइनस 1 के। इस तरह से हम यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उसका ये इक्वल होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, यानी शुरू से और लास्ट से उसके कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। प्लस सो ऑन प्लस NCN इक्वल हो जाता है 2 टू द पावर n। सेवेंथ नंबर में ये याद रखेंगे कि NC0 प्लस NC1 NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट इक्वल हो जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1। एंड 8 नंबर प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यानी अगर सभी कोएफिशिएंट का सम देखें तो वह मिलता है, वह 2 टू द पावर n मिलता है। तथा इवन कोएफिशिएंट NC0 NC2 NC4 अप टू NCN तक, तो इसके इवन कोएफिशिएंट को ऐड करने पे वो मिलता है 2 टू द पावर n माइनस 1 और ऑड कोएफिशिएंट को ऐड करने पे भी 2 टू द पावर n माइनस 1 मिलता है। इससे इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमेशा TGT PGT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस प्रॉपर्टीज को भी याद रखेंगे। आइए इसके फॉर्मूला को कुछ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है। तो 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होगा NC0 और एक NC0 a का पावर n एंड b का पावर 0 होता है, तो a का पावर n करेंगे तो 1 रह जाएगा और x का पावर 0 मिलेगा। प्लस NC1 x a का पावर n माइनस 1 यानी 1 का पावर n माइनस 1 यानी 1 रहेगा और x का पावर हो जाएगा 1 यानी x, या x का पावर 1 भी लिख सकते हैं। प्लस उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसके पहले हमने बता दिया है। प्लस सो ऑन प्लस NCN x टू द पावर n हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम पुट कर लेते हैं
x इक्वल टू 1, क्या पुट कर लिए, x इक्वल टू 1। तो अगर जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 प्लस 1 का पावर n हो जाएगा। और देखिए हमने तो यहाँ बच जाएगा कितना, nc0 प्लस यहाँ 1 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, nc1 यहाँ 1 का पावर 1 यानी कि 1 हो गया, प्लस nc2 1 का पावर 2 यानी कि 1 हो गया, प्लस nc3 प्लस nc2 प्लस अब nc3 प्लस 1 का यहाँ रखेंगे क्यूब तो 1 होगा, सो ऑन मिल जाएगा, प्लस NCN मिल गया। तो अब यहाँ आप क्या देखते हैं कि 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 2 टू द पावर n बराबर मिल गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 सो ऑन ncn। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें मिल गया 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू nc0 nc1 nc2 और nc3 और ncn, इसका वैल्यू हो गया 2 टू द पावर n। यानी इसके कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये भी बता दिए। अब इसी में अगर हम x इक्वल टू -1 पुट कर ले, क्या पुट कर ले, x इक्वल टू -1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से इधर हमारा जो टर्म बचेगा, देखिए अगर एक बार हम पुट कर लें, पुट x इक्वल टू -1 तो इसमें x इक्वल टू -1 पुट कर लेंगे तो ये 1 -1 इसका पावर हो जाएगा n, यानी ये इक्वल हो जाएगा nc0। तो nc0 x टू दी पावर 0, तो यानी ये मिल जाएगा हमें x टू दी पावर 0 प्लस, देखिए अब प्लस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ हमें ऑड वाले पावर पे निगेटिव साइन मिल जाएगा, यानी माइनस nc1 x प्लस nc2 x टू दी पावर nc2 x टू दी पावर मिल जाएगा 2 माइनस nc3 x टू दी पावर 3 प्लस nc4 x टू दी पावर 4। यानी जहां जहां ऑड पावर होगा वहां निगेटिव साइन हो जाएगा और जहां जहां इवन पावर होगा वहां पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। तो इस तरह अब यहां हम देखें कि ये मिल गया हमारा 0, तो 0 बराबर हो गया nc0 प्लस nc0, ये हो जाएगा माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5, ऐसे ही प्लस सो ऑन चलते रहेगा। तो अब देखिए यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसके माइनस कोएफिशिएंट को राइट साइड में भेज दें, माइनस वाले को राइट साइड में भेज दें तो nc1 nc3 और nc4 इधर आ जाएगा, तो यानी हमें मिल जाएगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस सो ऑन। यानी यहां से ऑड वाले, चूंकि ऑड वाले के साथ निगेटिव साइन था तो इधर में गया तो पॉजिटिव साइन हो गया। तो इस तरह से हम देख लिए इतना हुआ। और ये जो इक्वल था इन सब का, ये जोग जो है इक्वल था किसके, इन सब का जो जोग था वह 2 टू दी पावर n था। तो एक का कितना होगा, तो एक का सम कितना होगा, तो आधा होगा इसका, यानी 2, यानी इसका पावर हो जाएगा कितना 2 टू दी पावर n-1। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो गया
इसका वैल्यू या तो NC1 या NC2 या NC5, यानी ऑड कोएफिशिएंट का सम 2 टू द पावर n माइनस 1 और इवन कोएफिशिएंट का भी सम 2 टू द पावर n माइनस 1। तो आशा करते हैं कि इस फॉर्मूला को आप बढ़िया से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझे हैं तो आइए अब इसके फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं कि अगर NC0 प्लस NC1 NC2 सो ऑन NCn हो तो इसका सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 2 टू द पावर l। अगर इसके इवन कोएफिशिएंट का सम देखें तो वह 2 टू द पावर n माइनस 1 तथा ऑड कोएफिशिएंट का सम 2 टू द पावर n माइनस 1। कैसे हुआ ये हमने ड्राइव करके भी आपको बताया, एक्सप्लेन करके भी बताया आपको कि कैसे हुआ। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब हम इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म कहें या कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 यानी स्वतंत्र पद या अथवा अचर पद अथवा x के घात 0 के गुणांक, इसको हम या तो स्वतंत्र पद या अचर पद कहते हैं या x के पावर 0 यानी x के घात 0 के गुणांक। तो x के घात 0 के गुणांक का मतलब कि x का पावर जिसमें 0 हो गया है, यानी इस वाले टर्म की बात हो रही है। तो इस वाले टर्म में हम क्या देखते हैं, हमें इस वाले टर्म का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। आइए एक प्रॉब्लम के हेल्प से इस बात को समझते हैं। हम जानते हैं कि जनरल टर्म जो होता है हमारा TR प्लस 1 बराबर होता है NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये हमारा जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म होता है। तो जनरल टर्म के बाद अब हम आगे आते हैं और आगे देखेंगे इस एक प्रॉब्लम को। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है 2x का पावर 4 माइनस 1/3 x का पावर 7 का पावर 11। और इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या x टू द पावर 0 का गुणांक कहें या कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कहें, दोनों बात एक। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल टर्म हमारा ये था, तो TR प्लस 1 बराबर था NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। तो इसको हम A मान लेते हैं, ये हमारा B का काम कर रहा है, जहां B बराबर है -1/3 x स्क्वायर। इस वाले टर्म को B कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा TR प्लस 1 इक्वल हो जाएगा NCR, यानी n का वैल्यू 11 है, तो 11CR और A का पावर n माइनस R यानी 2x का पावर 4 और इसका पावर हो जाएगा n माइनस R इंटू B का काम -1/3 x टू द पावर 7 कर रहा है और इसका पावर हो जाएगा R। अब इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट के पावर को अलग और वेरिएबल के पावर को अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 11CR, 2 का पावर लिख सकते हैं n माइनस R और इनटू x का पावर अब 4n माइनस R लिख सकते हैं, x का पावर 4n माइनस 4n माइनस 4R हो जाएगा, 4n माइनस 4R और इनटू इसको लिख सकते हैं -1/3 और इसका पावर R इनटू x के पावर -7R, x के पावर -7R। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ मिल जाएगा हमें 11CR। अब देखिए 2 का पावर n माइनस R, 2 का पावर n माइनस R और माइनस इंटू -1/3 का पावर R है और x का पावर जो हो जाएगा, x के पावर को हम ऐड कर लेंगे तो 4n माइनस 4R और -7R, तो 4n माइनस 11R हो जाएगा, 4n माइनस 11R।
अब इसी को तो हमें जीरो करना है, यानी ये हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी हम अगर इसको जीरो के इक्वल करना है, चूंकि x का पावर हमें जीरो का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब ये पावर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब 4n माइनस 11 r जीरो होना चाहिए, यानी 4n माइनस 11 r इज इक्वल्स टू जीरो। तो 4n इक्वल्स टू हो जाएगा 11 r। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू चूंकि हमें गिवन था कितना 11, तो n का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 11 इक्वल्स टू 11 r। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी r का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। अब r इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब इससे जो टर्म मिलेगा, टर्म क्या हो जाएगा, चूंकि t r प्लस 1 था, यानी 5 टर्म हो जाएगा। तो t5 क्या निकलेगा हमें 11cr। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ x टू पावर जीरो का कोफिशिएंट चाहिए, तो x के पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यानी 11c और 4 ये हो जाएगा 2 का पावर मिल जाएगा n माइनस r, यानी 11 माइनस 4 यानी कि 7, यानी 2 का पावर 7 मिल जाएगा। और फिर यहाँ रखते हैं तो -1/3 चूंकि कोफिशिएंट है, x के पावर से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटू -1/3 और इसका पावर है r, यानी इसका पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 11cr को 11, देखिए 11cr को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और इसको खोल लेंगे 4, चूंकि जितना नीचे रहता है उतना ही बार हम पावर खोल लेते हैं, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 7 को लिख सकते हैं हम कितना 2 का पावर, तो 2 का पावर 7 हो गया 128, और इसको लिखेंगे तो 3 का पावर 4, यानी ये हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 का पावर -1/3 का पावर है, तो ये हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा इंटू 1/3, 3 3 जा 9, यानी 1/9 इंटू 9 हो जाएगा। इवन पावर है तो माइनस पॉजिटिव हो गया, तो 9 इंटू 9, यानी अब यहाँ से ये देखिए ये 9 से ये 9 कट गया, और क्या कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, ये कट गया। फिर यहाँ से 2 से ये 16 टाइम्स में कट जाएगा, और 3 से नहीं कटने वाला है, फिर 9 से नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमें मिल जाएगा ऊपर में 11 इंटू 10 इंटू 116 इंटू 8, यानी 128, अब बाई मिल जाएगा 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14080 बाई 27, यानी हमारा राइट आंसर 14080 बाई 27 आएगा, जो x के इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट होगा, यानी अचर पद होगा। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आज से सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आगे के वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम के साथ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।